जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आजकल फॉर्मूले शब्दों में, अक्षरों में बताने का चलन है। हम लोगों को भी मास्टर साहब ने सिखाया था, बेटा लाल बटे कक्का याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। आज हम आपको 3 P के बारे में बताना चाहते हैं जो सीधे हमारे और आपके यानी बेहद पर्सनल मामलों से जुड़ा है, रुपए पैसे से जुड़ा है, जेब में कितना वजन रहेगा इससे जुड़ा है, प्रॉफिट से जुड़ा है। ये 3 P क्या है? पहला P है पुतिन, दूसरा P है पानी और तीसरा P तो लगातार हमारे साथ चलता ही है, सरकार की पॉलिसी। आज हम इन 3 पर बात करेंगे। कैसे पुतिन का रूस में वर्चस्व बना रहे इसलिए युद्ध की लगातार खुराक दी जा रही है, पर युद्ध अब सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं है। युद्ध दूसरे देशों पर, पड़ोस के देशों पर और पूरी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। गेहूं के उत्पादन से लेकर सप्लाई तक की चेन को प्रभावित करता है, यूरिया समेत तमाम फर्टिलाइजर्स की सप्लाई को प्रभावित करता है और प्रभावित करता है उस जरूरी ईंधन को जिसके दम पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। दूसरा P पानी है। हम और आप इंस्टाग्राम पर रील बना के डाल सकते हैं, वाओ लवली वेदर, पर किसान से पूछिए। भाई साहब से बात हो रही थी आज सुबह सवेरे, बोले लला जाबेर मटरा को रेट बहुत बढ़ जाए। तात्पर्य ये बुंदेली में कही बात का कि इस बार मटर समेत तमाम सब्जियां महंगी होंगी क्योंकि खेत अभी भी पानी से भरे हुए हैं, रिमझिम चल रही है। बीत गया वो जमाना जब आप किशोरदा के गाने सुने और मन को मगन करें, क्योंकि बात खेती की है और खेती किसानी में जो कुछ होता है वो आपकी इंस्टाग्राम की रील पर भले ही ना आए, लेकिन वो आपके दैनंदिन जीवन को प्रभावित करता है। और तीसरी बात सरकार की पॉलिसी की है, केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों की पॉलिसी की, जो सीधे सीधे हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करती हैं, क्योंकि वो देश के आर्थिक वातावरण को तय करती हैं। तो आज के शो में इस पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से करेंगे, उस युद्ध से उठी पीड़ा की बात भी करेंगे और भारत समेत तमाम मुल्कों की अर्थव्यवस्था में पड़ रहे प्रभाव की। हमने शुक्रवार यानी 7 अक्टूबर को लल्लन टॉप शो में आपको विस्तार से बताया था कि कैसे दुनिया पर मंदी का संकट है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आशंका जताई है कि 2023 के साल में दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। इसके पीछे की बड़ी वजहों में से एक है रूस यूक्रेन युद्ध। 11 अक्टूबर यानी आज की शाम IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए फिर से अपना अनुमान जारी किया। 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.8% से घटाकर 6.1% कर दिया। अनुमान लगाया गया कि दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमिक ताकतें अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था भी आगे गिरती रहेगी। वैश्विक महंगाई दर भी 9.5% तक पहुंचने का अनुमान है। IMF की तरफ से जारी किए गए इस चार्ट को देखेंगे तो यही समझ आएगा कि भारत अब भी बड़े देशों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, चीन की 4.4, जबकि अमेरिका की 1%। नंबर गेम में भारत इन देशों से आगे नजर आता है, लेकिन फिर बात अर्थव्यवस्था के आकार की भी आती है। आपको 100 रुपया मिलता है, आपको 10% का अप्रेजल मिलेगा, आपको 1 लाख रुपए मिलता है और आपको 2% का मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 खरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। हम जानते हैं कि उस लक्ष्य और आज की तारीख के बीच में कोविड की महामारी है, कई अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, पर कारक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, देसी भी हैं। यदि सरकार किसी अच्छे काम का श्रेय लेती है तो गड़बड़ी का भी सरकार के ही हिस्से में श्रेय या जवाबदेही जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में ये 5 ट्रिलियन वाला आंकड़ा बहुत दूर के ढोल लग रहा है। भारत के सामने संकट दोहरा है, एक तो पुतिन की मनमानी, दूसरा बेमौसम पानी, और दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बने हैं। पहले पुतिन की बात विस्तार से समझते हैं। यदि आपकी इन विषयों में और भी दिलचस्पी है तो मेरी आपको सलाह है बिन मांगी कि आप दुनियादारी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम देखा करिए। मैं भी देखता हूं, देखता क्या हूं, कई बार उसको एंकर भी करता हूं, उससे अपनी समझ भी बढ़ती है और कहीं यार दोस्तों परिवारों के बीच कुछ चर्चा हो तो हम नॉलेज भी ठेल देते हैं। पढ़ी पढ़ाई क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन में। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ।
पुतिन ने तब यही सोचा था कि हफ्ते भर के अंदर मामला निपटा देंगे। जैसे 2008 में जॉर्जिया के साथ किया, जैसे 2015 में क्रीमिया के साथ किया, वैसे ही यूक्रेन में करेंगे। पर तारीख गवाह है, पुतिन के दांव शुरुआती सफलता के बाद उल्टे पड़े। दुनिया के नक्शे पर नजर डालेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा मुल्क नजर आएगा रूस, उसकी ठीक बाईं तरफ यूरोप से सटा छोटा सा देश है यूक्रेन। हम उन कारणों पर विस्तार से नहीं जाएंगे कि युद्ध क्यों शुरू किया गया, किसने शुरू किया और अंत क्या होगा। हम नक्शे और ताकत पर जाते हैं। किसी भी सामान्य इंसान को देखकर लग सकता है इतने बड़े देश के सामने एक अदना सा देश टिक नहीं पाएगा। पुतिन को भी यही लगा था, लेकिन यूक्रेन के लोगों की जिजीविषा और पश्चिमी देशों से मिले समर्थन की वजह से यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके। युद्ध अंगारों पर चढ़ा तो उस पतीले की तरह वो हो गए जिसमें धीमे धीमे कुछ पक रहा हो। अचानक से 8 अक्टूबर की तारीख में इन अंगारों में उबाल आ जाता है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले इकलौते पुल पर जोरदार धमाका होता है। पुल क्षतिग्रस्त होता है, कुछ ही घंटों में मरम्मत हो जाती है, पर आशंकाएं शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है आतंकी हमला है, कोई कहता है यूक्रेन का हमला है। फिर पुतिन की बारी आती है। अब तक सीमाओं पर चल रहे युद्ध को पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर लेकर चले गए। 10 अक्टूबर की सुबह से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई अहम शहरों पर बमबारी की, छोटे आकार की मिसाइलें गिराईं, और जब आसमान से आग बरसी तो उसने ये नहीं देखा कि यहाँ बच्चों के खेलने का पार्क है, आम लोगों का रिहायशी इलाका है, शॉपिंग मॉल है या फिर सामान्य सी दुकान। रूस की बमबारी से कुछ नहीं बचा। युद्ध में आई इस तेजी के बाद से पूरी दुनिया आशंकित है। युद्ध लंबा चला तो यूरोप के कई देशों में गैस और एनर्जी का संकट हो सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक गैस के लिए बड़े पैमाने पर रूस पर निर्भर हैं। जानकार बताते हैं कि ये सर्दियां वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से अहम है। यूरोप के कई देश मसलन फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन एनर्जी की बड़ी सप्लाई रूस से लेते हैं। रूस पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है, जिसका इस्तेमाल यूरोप के देश अपनी इंडस्ट्री और घरेलू इस्तेमाल के लिए करते हैं, ज़रूरतों के लिए करते हैं। सर्दियों में गैस की खपत बढ़ जाती है। घर को गर्म रखना और हीटर जलाने समेत बिजली की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है। इतिहास गवाह है, सर्दियां हमेशा रूस के लिए मुफीद होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो नज़ारा कौन भूला है जब हिटलर ठिठक के रह गया था। ऐसे में रूस ने गैस की सप्लाई रोकी तो यूरोप बड़े संकट में आ जाएगा। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोप के देश अब दूसरे विकल्पों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी वक्त है। इसके अलावा वो देश जो खाने पीने के सामान से लेकर फर्टिलाइजर तक रूस पर निर्भर हैं, उन पर भी भुखमरी का संकट है। खुद रूस भी तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों से गुजर रहा है, लेकिन पुतिन बेफिक्र हैं, मगर दुनिया इसकी बड़ी कीमत चुका रही है। कैसे? विदेशी मामलों की जानकार स्वस्ति राव से समझिए। रशिया चाहे जितना चाहे, लेकिन जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव की रेजिस्टेंस है, उनकी जो टेनासिटी है, मतलब उनके अंदर जो एक जीवट है, वो कहीं से भी, और उसके बाद फिर वेस्ट का सपोर्ट, वो कहीं से भी इस वॉर को ऐसा नहीं है कि फौरन का फौरन खत्म होने देगा इन नियर फ्यूचर भी। तो ये वॉर चलेगी। अब इसके बाद सवाल उठता है कि इस वॉर का आपने मुझसे पूछा कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है दुनिया पर। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो जाहिर है कि वो इकोनॉमिक पड़ेगा, क्योंकि हालांकि ये वॉर ईस्ट यूरोप में है और ईस्ट यूरोप के परिदृश्य में तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यूरोप अलग लेवल पे मिलिटराइज हो रहा है, वहां पे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर तमाम प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, जिस तरह से जो पाइपलाइंस, और आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर जो अटैक्स हुए, जो साबोटाज अटैक था, जो पता नहीं कि किसने किया, तो उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में तो अलग ही लेयर्स के प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वॉर की वजह से। लेकिन उस यूरोप के बाहर बाकी दुनिया में जो सबसे पहला इम्पैक्ट है, जैसे मैंने कहा कि वो इकोनॉमिक होगा। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पूछें कि इकोनॉमिक टर्म्स में क्या है, तो इसका जवाब बिल्कुल बहुत सारे रिसर्चर्स हो रहे हैं इस पे, इसको एनालाइज करने में। और जो ज्यादातर जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, तो अनुमानित तौर पर लगभग $3 ट्रिलियन का जो पूरा ग्लोबल लेवल पे कॉस्ट है जो बताई जा रही है रशिया यूक्रेन वॉर की। अब इसके बाद आप ये भी समझें कि यूक्रेन को दोबारा बिल्ड करना, रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन भी तकरीबन 1 ट्रिलियन यूरोस के आसपास बताया जा रहा है। तो वो 1 ट्रिलियन यूरोस यूक्रेन को रीबिल्ड करना, फिर रशिया का जो यूक्रेन के प्रति इन्वेजन है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 2.8 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन जो बताई जा रही है। तो जाहिर है कि ये जो आंकड़े हैं ये 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में है। रूस यूक्रेन युद्ध की कीमत करीब करीब $3 खरब। भारत की समूची अर्थव्यवस्था से भी कुछ ज्यादा।
लंबे वक्त से रूस की सत्ता में काबिज पुतिन की पहचान अधिनायकवादी नेता की है, तानाशाह जैसे नेता की। जानकार मानते हैं कि बीते कुछ दिनों में पुतिन की ताकत रूस में कमजोर हुई, विरोध के स्वर उठे तो पुतिन ने विरोधियों को बड़े करीने से निपटाया। चूंकि ऐसे किसी भी नेता को अपनी सर्वसत्ता स्थापित करने के लिए जनता को एक बड़ा मकसद दिखाना होता है। पुतिन सोवियत यूनियन के समय की ताकत को याद दिलाते हैं, विगत वैभव का ज्ञान और गान भी, और एक तरह से अखंड रूस का सपना भी दिखाते हैं। और इसे पूरा करने के लिए चाहिए होता है एक दुश्मन जिसके खिलाफ राष्ट्रवाद की एक लहर जगाई जा सके। तो फिलवक्त टारगेट है यूक्रेन। 23 से 27 सितंबर के बीच यूक्रेन के 4 प्रांतों में रूस की तरफ से जनमत संग्रह करवाया, फिर दावा किया कि लोगों ने बहुमत से हमारे साथ शामिल होने का विकल्प चुना। जानकारों ने कहा बंदूक के दम पर किया गया फैसला, क्योंकि इस जनमत संग्रह के वक्त दूसरे देश या यूएन का प्रतिनिधि नहीं शामिल था। यूक्रेन ने भी इसको अवैध बताया। युद्ध फिर और तीखा हुआ। पारंपरिक तौर पर रूस का दोस्त रहा है भारत, लेकिन युद्ध के दौरान भारत ने यूक्रेन से कोई बैर नहीं दिखाया, एक तरह से तटस्थ रहा, पर रूस की तरफ झुकाव भी नजर आया। इस दौरान भारत ने रूस से अपने संबंधों को मजबूत भी किया। डॉलर के आधिपत्य को छोटी ही सही लेकिन चुनौती दी गई। रुपए रूबल में व्यापार किया जाने लगा, जिससे भारत की एक रणनीतिक सफलता बताया गया। लेकिन इस व्यापार का फायदा भारत को कब तक मिलेगा, सुनिए एक्सपर्ट से। कि आपने हमारे सामने कोई और दरवाजा तो खुला छोड़ा नहीं है। आपने ईरान का दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद हम वेनेजुएला से ले रहे थे, आपने वेनेजुएला का दरवाजा बंद किया, तो लिहाजा अब हम रशिया से ले रहे हैं क्योंकि हमको चीप मिल रहा है। आप हमको चीप देना शुरू कर दीजिए, हम आपसे लेने लगेंगे। तो हिंदुस्तान ने बड़े प्रैग्मेटिक तरीके से इस बात पर अपनी एक तरह से एक कंसिस्टेंट जो स्टैंड है वो लिया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी अभिनव? प्रॉब्लम तब आएगी, देखिए जैसे ये वॉर खिंचती चली जा रही है और आप उम्मीद करेंगे कि अगर ये अगले साल भी चल रही है तो धीरे धीरे जब यूरोप अपना एनर्जी इंडिपेंडेंस अक्वायर कर लेगा रशिया से, तो यानी कि अभी जो ऑयल आ रहा है और गैस आ रही है, जब यूरोप वो इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा तो मेरी ऐसी अटकल है कि अमेरिका उसके बाद ये सैंक्शन लगाएगा रूस के ऊपर। यूरोपियन यूनियन भी अभी तो नहीं लगा सकता क्योंकि यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट है, लेकिन जिस दिन यूरोप जो है वो इससे फ्री हो जाता है और अगर ये सैंक्शंस पूरी दुनिया पे लग जाते हैं, खासतौर पे अमेरिका के एलाइज के ऊपर भी, तो फिर भारत इस ऑयल को लेने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर सेकेंडरी सैंक्शंस वगैरह का डर जो है वो बन जाता है और फिर इतनी बड़ी कॉस्ट पे भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए और इसी सिचुएशन को एंटिसिपेट करते हुए जो भारतीय लीडरशिप है वो इस वक्त, जब तक कि यूरोपियन यूनियन में भी तेल आ रहा है, उसी बात की आड़ में भारत भी जल्दी से जल्दी उस तेल को लेने की जद्दोजहद बनाए हुए है और इसके पीछे कुछ इसी तरह का लॉजिक है। चिंता की बात यही है, जब तक यूरोप गैस के लिए रूस पर निर्भर है तब तक प्रतिबंधों में ढील रहेगी, लेकिन जैसे यूरोप के देश गैस के लिए आत्मनिर्भर हुए संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि तब अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने लगेगा, जिसका असर भारत के व्यापार पर पड़ेगा। भारत कोविड काल के पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था 2016 के आसपास से ही कमजोर होनी शुरू हुई। सरकार ने उस वक्त नोटबंदी का ऐलान किया। जानकारों का कहना है कि नतीजे ठीक नहीं रहे। जीडीपी ग्रोथ रेट गिर गई। 2017 में जीएसटी लागू किया गया। अचानक आई जीएसटी व्यापारियों को उस वक्त उतना भाई नहीं। हालांकि ये दीर्घकालिक रूप से एक अच्छा सुधार है, पर फौरी तौर पर नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था और डामाडोल हो गई। 2020 में आई कोविड महामारी ने चलते पहिए पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। गाड़ी के तेल से लेकर खाने तक सब कुछ महंगा हुआ। स्थिति सुधरती उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, जो खिंचता ही चला जा रहा है। इसका असर भारत के आम लोगों पर कैसे पड़ेगा, ये समझा हमने ध्येय आईएएस में अध्यापन करने वाले कन्हैया से। सबसे बड़ा जो आम आदमी को क्या चीज का प्रभाव पड़ सकता है इस दोनों युद्ध का, देखिए भारत की विदेश नीति अलग है, वो अपना आर्थिक नीति के तहत विदेश नीति बनाती है। आम आदमी को जो सबसे भयंकर असर पड़ने वाला है वो ये पड़ने वाला है कि आपकी जो महंगाई है, जिसकी चिंता बनी हुई है, ये डेफिनेटली और बढ़ेगी। और ऑलरेडी मैंने बताया था आपसे कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति चल रही है, यानी बेरोजगारी भी ऊपर है, महंगाई और बढ़ेगी और निश्चित ही इसका आम इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार मजबूर हो जाएगी फिर से रेपो रेट वो बढ़ाने के लिए। रेपो रेट का मतलब आरबीआई ब्याज दर को आगे बढ़ाएगी और बैंकों को कर क्या होगा, बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा और लोगों को वो ब्याज महंगा देंगे, जिससे निवेश यानी जो उद्योगपति हैं या उद्योग लगाने वाले छोटे छोटे लोग हैं उनको उधार महंगा मिलेगा। उसका परिणाम क्या होगा कि वो निवेश नहीं करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा।
और उसका परिणाम क्या होगा? लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो दूसरी चीजों के लिए हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, जिसका परिणाम क्या होगा? हमें फिर से बाहर की चीजें मंगानी पाएंगी। उसका परिणाम क्या होगा? कि हमें डॉलर और खरीदना पड़ेगा, और उसका परिणाम ये होगा कि रुपया डॉलर के मुकाबले और गिरेगा, जो लगातार गिरता जा रहा है। और आपको पता है कि 82 रुपया हो चुका है एक डॉलर बराबर। तो इसलिए दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे प्रभावित होने वाली है। जानकार मानते हैं कि रुपए का कमजोर होना देश के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसकी वाजिब वजह है, भारत एक नेट इंपोर्टर देश है, मतलब दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं हम, और हमारा एक्सपोर्ट कम है, दिनों दिन और कम हो रहा है। सितंबर के महीने में भारत ने 33.81 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि ये अक्टूबर में घटकर 32.62 अरब डॉलर पर आ गया। इस कमी को आप ऐसे तौलिए कि मार्च में भारत 40 अरब डॉलर का सामान बेच रहा था। मात्र 4 महीने में ये बड़ी गिरावट दर्ज हुई, जिसका नतीजा है कि डॉलर या कह लें विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। तमाम आर्थिक उठापटक के बीच भारत में कृषि एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा देश की रीढ़ की तरह काम करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं, इंटरनल ये है कि खेती संभाल के रखती है। रूरल एक्सपेंडिचर अर्थव्यवस्था को जिंदा रखता है। हमने आपको पहले ही बताया, रूस फर्टिलाइजर का एक बड़ा उत्पादक देश है, तो युद्ध ने भारत के कृषि सेक्टर को भी प्रभावित किया, और यूक्रेन का भी इसमें अपना हिस्सा है। तो एक्सपर्ट इसके बारे में क्या समझा रहे हैं, सुनिए। यूक्रेन और रशिया की बात है, उससे डायरेक्ट भारत की खेती को कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज प्रभाव जरूर आ रही है कि जो फर्टिलाइजर के रेट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार ने सब्सिडी बढ़ा के किसानों को सही रेट पे फर्टिलाइजर मिलता रहे, इसका इंतजाम किया है। दूसरी तरफ पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज के रेट बढ़े हैं, जिससे भारत में जो आयात निर्यात जो होता था भारत से, उस पे डिमांड लोगों की बढ़ी है, जिससे कुछ फसलों के दाम बढ़े थे। जैसे हमने गेहूं के मामले में देखा था कि अगर एमएसपी 20 रुपए के आसपास था तो बाजार का रेट 25, 30, 35 तक जा रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार 45 रुपए था। तो इन बातों का फायदा पॉजिटिव भी है, लेकिन जो चीजें हम आयात करते हैं जिनके रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं, उसका खामियाजा, उसका नुकसान भी आर्थिक स्थिति को उठाना पड़ा। फर्टिलाइजर पर कुछ सब्सिडी मिल गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अड़हतियों को, बड़े कारोबारियों को अनाज का अच्छा दाम मिल रहा है, पर क्या किसानों की जेब तक ये मुनाफा पहुंच रहा है? और खेती में जो लागत का एक बड़ा हिस्सा जाता है, डीजल का खर्चा, उसका क्या? फैक्टर्स और भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा भारतीय कृषि की दूसरी बड़ी चिंता है बेमौसम की बरसात। देश के कई हिस्सों में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और फसलों को वैसे ही नुकसान भी पहुंच रहा है। धान, सोयाबीन, कपास और दलहन इसमें शामिल हैं। खड़ी फसलें लौट गईं, कई इलाकों में तो धान की फसल पूरी तरह चौपट हुई। किसानों को अब मौसम के सामान्य होने का इंतजार है, ताकि वो खेतों को साफ कर अगली फसल लगा सकें। आलू की फसल, मटर की बुआई अब तक कई इलाकों में शुरू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं, ऐसी आशंका है। महंगाई दर हम जानते हैं, पहले ही आरबीआई के तय मानक 6% से ऊपर चल रही है, और महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई फिर से रेपो रेट बढ़ाने पर विचार भी कर सकती है। जबकि मई से लेकर अब तक एक फैक्टर और है कि आरबीआई 4 बार इसमें बढ़ोतरी कर चुकी है। आपकी ईएमआई या तो बढ़ चुकी है, या ईएमआई जमा करने का जो अवधि है, टेन्योर है, वो बढ़ चुका है। यानी हर स्थिति में आम इंसान की जेब पर चोट है। ऐसी स्थिति में हुई ये बेशुमार बारिश अब और क्या नुकसान पहुंचाएगी, एक्सपर्ट से समझिए। देखिए, अगर फसल खराब हुई है, बारिश हुई है और पौधों पे नुकसान हुआ है, चाहे वो फिजिकल है जिसके कारण जैसा आप बोल रहे हैं कि पौधे लेट गए हैं, या बहुत सारी जगह पे हाई नमी में कीड़ा लग जाता है, बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये अगर हम बातें ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से नुकसान है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कितने क्षेत्र में है, क्या स्थिति है, ये हमें अभी समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब हार्वेस्टिंग शुरू होगी तब हम स्थिति को ज्यादा समझ पाएंगे। हमारे हिस्से में इंतजार है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ठीक हों इसका इंतजार, स्थानीय कारण दुरुस्त हों इसका इंतजार, और इंतजार ये कि हमारी और आपकी चुनी हुई सरकारें इस दिशा में तेजी से काम करें। यह थी दिन की बड़ी खबर। अब रुख करते हैं सुर्खियों का।
पहली सुर्खी देश के अगले मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी हुई है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। 7 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई यूयू ललित को अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए पत्र भेजा था। 9 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ के देश के 50वें चीफ जस्टिस बनने की पूरी संभावना है। जस्टिस चंद्रचूड़ की उम्र अभी करीब 63 साल है। उनका कार्यकाल पूरे 2 साल का होगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित इस साल 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। यूयू ललित अगस्त में ही चीफ जस्टिस बने थे। नियमों के मुताबिक वे सिर्फ 2.5 महीने के लिए ही इस पद पर रह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस का चयन आमतौर पर सीनियरिटी के आधार पर होता है। इस तरह देखें तो फिलहाल जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ दूसरे सीनियर जज हैं। अब संक्षेप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उनके परिचय की शुरुआत यहाँ से हो सकती है कि जब वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता देश के चीफ जस्टिस थे। यहाँ से जस्टिस चंद्रचूड़ के जीवन और करियर का एक मोटा माटी आकलन किया जा सकता है। देश के इतिहास में पहली बार है कि एक चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। 11 नवंबर 1959 को उनका जन्म हुआ। 20 की उम्र में दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। फिर 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई पूरी की। फिर चले गए अमेरिका। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स भी किया, यानी LLM। इत्तेफाक ये है कि जब वो कानून की बारीकियों को समझ रहे थे उसी दौरान उनके पिता देश के चीफ जस्टिस थे। हार्वर्ड स्कूल से ही उन्होंने 1986 में डॉक्टरेट इन जुरिडिकल साइंसेज यानी SJD की डिग्री हासिल की। अपने उदार और प्रगतिशील फैसलों के कारण जस्टिस चंद्रचूड़ की पिछले बरसों में खूब वाहवाही भी हुई। निजता के अधिकार, सबरीमाला मंदिर, समलैंगिकता को लेकर फैसलों में उनकी टिप्पणी को चौतरफा तारीफ मिली। देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो जस्टिस चंद्रचूड़ से बड़ी उम्मीदें लिए बैठा है। मैरिटल रेप, समलैंगिक विवाह, देशद्रोह कानून की वैधता जैसे मामलों पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ से ऐसे मसलों पर महत्वपूर्ण फैसले की उम्मीद है। दूसरी सुर्खी का संबंध बंगाल के उस विश्वविद्यालय से है जिसने इस साल देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 8वां नंबर हासिल किया था। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। इस विश्वविद्यालय का एक मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अब जान लेते हैं कि मामला क्या था। दर्शक जानते होंगे, स्कूल के हेडमास्टर की तरह विश्वविद्यालय में कुलपति या वाइस चांसलर होते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी सोनाली चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के तौर पर फिर से नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक ऐसा करना पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुनवाई हुई और 16 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को फिर से नियुक्त करते हुए कुलाधिपति यानी गवर्नर की शक्तियों का इस्तेमाल किया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के दौरान उत्पन्न हुई बाधा को दूर करने के नाम पर सरकार कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 60 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि इस कानून को लागू करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार उपयुक्त आदेश जारी कर सकती है। गवर्नर की ताकत का इस्तेमाल करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए की क्योंकि किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्य के गवर्नर का अहम रोल होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वीसी सोनाली चक्रवर्ती का कार्यकाल 27 अगस्त साल 2021 में खत्म हो गया था। इसके बाद 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक अधिसूचना जारी की गई कि उन्हें 28 अगस्त 2021 से अगले 4 साल के लिए फिर कुलपति नियुक्त कर दिया गया। सोनाली की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल जब तक जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर थे तब तक उनकी बंगाल की ममता सरकार से टकराव की खबरें आती रहती थी। ला गणेशन के राज्यपाल बनने के बाद से ऐसे टकराव की खबरों पर फिलहाल विराम लगा है, लेकिन बीजेपी यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति पर आए फैसले को ममता सरकार के लिए शर्मिंदगी बता रही है। अगली सुर्खी पर जाने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई
इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भूपेश बघेल का ये बयान आज यानी 11 अक्टूबर की सुबह का है, जब वो कैमरों के सामने देश की जांच एजेंसियों की कार्रवाई की भविष्यवाणी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी की छापेमारी चल रही थी। राज्य में ईडी की कार्रवाई तब शुरू हुई जिस टाइम को लेकर आमतौर पर बच्चों को बिस्तर छोड़ने की सलाह दी जाती, यानी भोरे भोरे ईडी ने सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में ईडी ने ये एक्शन लिया क्यों? आज तक न्यूज़ चैनल से जुड़े नरेश शर्मा के मुताबिक राज्य में कोयला कारोबार से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर ये छापेमारी हुई। इस कार्रवाई की जद में भूपेश बघेल के कई करीबी अफसर भी आए। जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे उनमें कई आईएएस अधिकारी और कुछ कारोबारी भी शामिल हैं। पर सबसे ज़्यादा चर्चा रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू की हो रही है। आईएएस ऑफिसर रानू साहू की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। रायगढ़ से पहले जब वो कोरबा की कलेक्टर थीं, तब छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने रानू साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फिलहाल कई कारोबारियों और अफसरों समेत आज रानू साहू के पति और आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खोलने लगा है। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फीट की प्रतिमा होगी, साथ ही 108 भव्य पिलर भी लगाए जाएंगे। इसके उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने महाकाल मंदिर में पूजा पाठ भी की। ये वीडियो देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय भगवान। देश के ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल का मंदिर उज्जैन में स्थित है। रिलीजियस टूरिज्म को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी का नतीजा है कि इसको आगे बढ़ाया गया और इस तरीके के डेवलपमेंट से इकॉनमी को भी बूस्ट मिलता है, फिर चाहे वो काशी कॉरिडोर हो चाहे उज्जैन के महाकाल मंदिर का कॉरिडोर। अगली सुर्खी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से जुड़ी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 का ढंग से पालन न करने की बात कही। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में बताया कि दिल्ली सरकार वास्तविक जानकारी को रोके रखती है और भ्रामक जानकारी साझा करती है। दर्शक जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर ही आरटीआई एक्ट के दम पर चालू हुआ था। अब उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार इस एक्ट के संचालन में सबसे बड़ी रोड ब्लॉक के रूप में काम कर रही है। सूचना आयुक्त के पत्र में यह भी बताया गया कि ऐसे विभाग जो भूमि मामलों से संबंधित है, जैसे पीडब्ल्यूडी, सहकारी, स्वास्थ्य और बिजली, इसके अलावा डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी आदि जैसे निकाय जो सीधे आम लोगों से निपटते हैं, ये विभाग या तो वास्तविक जानकारी गलत उद्देश्यों से रोकते हैं या फिर जानकारी मांगने वाले अपीलकर्ताओं के साथ वैध जानकारी साझा करने से इनकार करते हैं या उन्हें गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देते हैं। खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं आई। फिलहाल केजरीवाल सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।